नमस्कार दोस्तों, मैं विकास सिंह एक बार पुनः आपका स्वागत करता हूँ। आज के इस सेशन में हम लोग बात करते हैं अनुच्छेद 16 की और अनुच्छेद 16 में यह जानने का प्रयास करते हैं किस प्रकार से संविधान निर्माताओं के द्वारा समाज में समानता लाने का प्रयास किया गया और सभी का ख्याल रखते हुए कुछ नीतियां बना करके उनको समानता के दायरे में लाने का प्रयास किया गया। तो आइए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। इसके पहले आपको याद दिला दें, हम लोगों ने अनुच्छेद 14 और 15 को अच्छे तरीके से विस्तार पूर्वक समझने का प्रयास किया था। अनुच्छेद 14 और 15 का विस्तार अनुच्छेद 16 के अंतर्गत भी देखने को मिलेगा। तो आइए देखते हैं कि अनुच्छेद 16 क्या है। तो अनुच्छेद 16 में बात कही गई है कि अवसर की समानता, अवसर की समानता अर्थात सभी को अवसर दिया जाएगा। तो सभी को अवसर देने का मतलब ये है कि परिस्थितियां कोई किसी की कैसी भी हो, कोई किसी भी जात से आता हो, कोई किसी भी धर्म से आता हो, कोई किसी भी मूल से आता हो, सभी के लिए समान अवसर मिलेगा। यानी योग्यता के अनुसार आपको हो सकता है कि छांट दिया जाए, परंतु किसी भी परीक्षा को लेकर के हो या किसी पद को लेकर के हो, उसमें सबको समान रूप से अवसर दिया जाएगा। ऐसा संविधान निर्माताओं ने संविधान के अनुच्छेद 16 के जरिए यह बताने का प्रयास किया है। तो आइए समझें कि अनुच्छेद 16 में कई भाग हैं। सबसे पहले अनुच्छेद 16(1) की बात करें हम लोग, तो 16(1) में दिया गया है कि सभी को समान अवसर मिलेगा। सभी को समान अवसर। कैसा अवसर? चाहे वो नौकरी का क्षेत्र हो, चाहे वो भारत के किसी भी पद का पोस्ट हो, किसी भी व्यक्ति को किसी प्रकार से भेदभाव नहीं किया जाएगा। और इसी में 16(2) की बातें कर दिया गया, उसमें क्राइटेरिया को बांटा गया। कैसा क्राइटेरिया? चाहे कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म का हो, किसी भी मूल का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी लिंग का हो और जन्म स्थान से हो, और साथ ही साथ निवास को लेकर के हो। इन आधारों पर किसी भी हाल में किसी भी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। यानी कहने का मतलब ये है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म से बिलोंग करता हो, किसी भी मूल वंश से हो, कोई भी जाति हो, किसी भी लिंग से, यानी चाहे महिला हो या पुरुष हो, जन्म स्थान उसका कहीं भी जन्म हुआ हो और कहीं का भी निवासी हो, इन आधारों पर किसी भी हाल में किसी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। यानी इन आधारों में से कोई भी व्यक्ति होगा वह भारत के किसी पद को ग्रहण कर सकता है। आप देखेंगे अनुच्छेद 15 में ये 5 बातें कॉमन हैं: धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान। ये 5 बातें इसमें शामिल की गई। एक एक्स्ट्रा बात जो जोड़ी गई वह है निवास को लेकर के, जो अनुच्छेद 16(2) के दायरे को बढ़ा देता है। अर्थात 16(2) में इस निवास को जोड़ने का पर्पज एकमात्र है कि निवास के आधार पर व्यक्ति को भेदभाव किया जा सकता है। कैसे, उसको आगे हम लोग समझें कि किस प्रकार से जो है निवास को लेकर के बातें की जा रही हैं, इसको समझते हैं। तो निवास के हिसाब से देखें तो आपको याद होगा कि मैंने आपको बताया था कि अनुच्छेद 14 में कि सबकी परिस्थितियां अलग अलग होती। अब परिस्थिति ही डिसाइड करती है कि कौन से व्यक्ति के साथ किस प्रकार से व्यवहार करना चाहिए। अब देखिए, परिस्थितियों के अनुसार ही 16(3) स्पेशल कैटेगरी जोड़ दी गई और 16(3) में ये कहा गया कि निवास पर मान लीजिए कोई जनजाति इलाके से आता हो,
सपोज करिए कोई ऐसे एरिया से आता हो जहाँ पर उसके सामाजिक स्थिति अच्छी ना हो, उसकी शैक्षिक स्थिति कमज़ोर हो, उसकी आर्थिक स्थिति कमज़ोर हो, समाज उसको अपने समाज में मान्यता नहीं देता है। ऐसी स्थिति में जो व्यक्ति निवास कर रहा होता है उसको राज्य विधि बना करके उसको स्पेशल दर्जा दे सकता है। ये अनुच्छेद 16(3) में स्पेशल बातें लिखी गई, इसलिए किया गया ताकि सभी को अवसर दिया जा सके। नहीं तो बड़े लोग जो होंगे, जो जिनकी आर्थिक स्थिति अच्छी है, जो शैक्षिक रूप से आगे हैं, सामाजिक दृष्टि से उनकी प्रतिष्ठा बनी हुई है, उन्हीं को अवसर मिलता। संविधान निर्माता ये भली भांति जानते थे कि समाज में अगर सबको समानता का अवसर दिया जाएगा तो इस आधार पर राज्य को यह शक्ति दी जाए कि वह विधि बना करके निवास के आधार पर भेदभाव कर सकती है। अब निवास के आधार पर भेदभाव किस प्रकार होगा, इसकी चर्चा अनुच्छेद 16(4) में की गई। अब 16(4) में क्या बातें की गई कि निवास यानी वो जनजाति भी हो सकता है, अनुसूचित जाति या जनजाति का कोई भी आदमी हो सकता है। इसका मतलब क्या है कि अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति हो, जाति या जनजाति हो, इस वर्ग को रोजगार एवं नियुक्ति में आरक्षण की सुविधा दी जाएगी। आरक्षण की सुविधा दी जाएगी। आरक्षण की सुविधा उस स्थिति में दी जाएगी जब इनका प्रतिनिधित्व पर्याप्त ना हो, उस स्थिति की बात किया गया है। इसका मतलब क्या, यहाँ शब्द आ रहा है आरक्षण की बातें। आरक्षण क्यों लागू किया जा रहा है, वो भी खास वर्ग के लिए। वह वर्ग है अनुसूचित जाति और जनजाति। यानी रोजगार अगर किसी विशेष उसको लेकर के बात करें तो कोई पोस्ट अगर निकलती है तो वहाँ पर अगर उनका प्रतिनिधित्व पर्याप्त नहीं होता है तो उनको उस आधार पर आरक्षण देने का प्रावधान अनुच्छेद 16(4) के अंतर्गत किया गया। परंतु प्रश्न ये आया कि भाई ये आरक्षण का मानक क्या होना चाहिए। इस मानक को तय करने के लिए एक स्पेशल कैटेगरी जोड़ी गई। उस कैटेगरी के अनुसार यह डिसाइड किया गया कि आरक्षण किन मामलों में दिया जाना चाहिए। तो इसके आधार को थोड़ा हम लोग समझें कि किस आधार पर देना उचित है। तो आधार की बात करें तो इसमें मैंने आपको बताया था कि एक केस आया था इंदिरा साहनीवाद। इंदिरा साहनीवाद में ये बात कही गई थी। और इसके पहले भी मैं आपको अनुच्छेद 14 और 15 के पढ़ाते समय आपको बताया था कि बीपी मंडल के द्वारा सर्वप्रथम के सिफारिश की गई थी कि जो पिछड़ी जातियां हैं उन वही पिछड़ा वर्ग के अंतर्गत आएंगे। अर्थात कहने का मतलब जितनी भी पिछड़ी जातियां हैं वे सभी आरक्षण का लाभ ले सकते हैं। तो आधार यहाँ पर तय किया गया। तो आधार में बातें सबसे पहले लिखी गई कि जो पिछड़ा है, और पिछड़ा है तो उसी की बात की गई कि भाई पिछड़े वर्ग को ही ये आरक्षण दिया जाएगा। दूसरा प्रश्न ये आया कि किसी भी हाल में कुशलता प्रभावित ना होने पाए। कुशलता का मतलब ये है कि कोई भी व्यक्ति अगर है तो वह किसी भी हाल में योग्यता के अनुसार तो वो छांटा जा सकता है, लेकिन योग्यता का मतलब ये है कि पता लगे जो डिग्री मानक तय की जाती है सरकार के द्वारा। जैसे मान लो एग्जाम्पल के जरिए समझे कि मान लीजिए दरोगा की भर्ती आती है तो उस दरोगा की भर्ती के लिए जो मानक तय किए गए हैं वह तो मानक आपको देना ही पड़ेगा। उस मानक में आपको किसी प्रकार से आरक्षण की सुविधा नहीं मिलेगी। तो यहाँ पर कुशलता का मतलब ये है कि जैसे आदमी कुशल है उस पद के लिए फिर भी उसके पद को हटा दिया जाए, यानी उसको आरक्षण दे दिया जाए। तो ऐसा अनुच्छेद 335 में मनाही की गई।
यानी किसी भी हाल में कुशलता प्रभावित नहीं होना चाहिए, यानी योग्य व्यक्ति ही सबसे पहले आने चाहिए। यह मानक अनुच्छेद 335 के अंतर्गत रखा गया। तो सुप्रीम कोर्ट ने यह डिसीजन दिया था कि पिछड़ा वर्ग वह जो आरक्षण मिलेगा उसको सबसे पहला ये ध्यान रखना पड़ेगा क्या वह अभी भी पिछड़ा बना हुआ है, और दूसरी बात ये रखी जाएगी कि क्या उसमें कुशलता प्रभावित तो नहीं हो रही है। तीसरी बातें ये रखी गई हैं कि क्या अभी पिछड़े में अगला तो नहीं हो गया। एक होता है पिछड़ों में पिछड़ा और एक होता है पिछड़ों में अगला। दोनों में अंतर अभी आपको समझाते हैं। पिछड़ों में अगला, पिछड़ों में पिछड़ा का मतलब ये होता है कि जिनकी स्थिति पहले से खराब थी और खराब हो गई। दूसरा क्या होता है कि पिछड़ों में अगला का मतलब ये है कि जिनकी स्थिति पहले तो खराब थी और उनको आरक्षण का लाभ मिलता था, परंतु अब वर्तमान में उनकी स्थिति बदल चुकी है। तो इस आधार पर उसने क्या किया, सुप्रीम कोर्ट ने एक निर्णय दिया कि जब कोई व्यक्ति पिछड़ों में अगला हो जाए तो इसके लिए एक शब्द प्रयोग किया, क्रीमी लेयर। एक शब्द प्रयोग किया कि क्रीमी लेयर, अर्थात जब कभी कोई पिछड़ा वर्ग का व्यक्ति उसकी आर्थिक और सामाजिक स्थिति और शैक्षिक स्थिति मजबूत हो जाए तो वह उसे क्रीमी लेयर के दायरे में रख करके उसके आरक्षण के दायरों को समाप्त कर दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने ये आधार तय कर दिया अनुच्छेद 16(4) में जो बातें लिखी गई थी आरक्षण देने के प्रावधान को। अब यहाँ तक तो बात समझ में आई, परंतु इंदिरा साहनीवाद में एक बात और कही गई कि किसी भी हाल में 50% से ज़्यादा आरक्षण नहीं होना चाहिए। अब 50% की अगर हम लोग बात करें तो इसमें आप देखेंगे तो अनुसूचित जनजातियों को, अनुसूचित जातियों को 15% आरक्षण, जनजातियों को 7.5% आरक्षण दिया गया है। टोटल मिला दे तो 22.5% बनता है और ओबीसी को 27% आरक्षण दिया गया है। अगर हम इन सबको जोड़ दें तो टोटल 49% आपका आरक्षण बनता है। और इंदिरा साहनीवाद जो 1990 ईस्वी में आया था, इसमें यह कह दिया गया था कि किसी भी हाल में आरक्षण की सीमा 50% से अधिक नहीं होनी चाहिए। अब प्रश्न ये ठीक है, अब यहाँ तक तो समझ में आया कि भाई आधार तय कर दिया गया, पिछड़ा कौन है, कुशलता प्रभावित नहीं होनी चाहिए, पिछड़ों में पिछड़ा है तो उसको आर्थिक भाई आप आरक्षण की सुविधा दीजिए, और अगर पिछड़ों में कोई अगला आ जाता है तो उसको क्रीमी लेयर के अंतर्गत बाहर कर दीजिए। अब प्रश्न उठा ये कि क्या ये जो आरक्षण की सुविधा दी जा रही है ये केवल नियुक्ति और रोजगार के समय दी जाएगी या इसका प्रोन्नति में भी अवसर दिया जाना चाहिए। अब इसको समझते हैं थोड़ा सा, प्रोन्नति में किस प्रकार से आरक्षण मिलता है उसको हम लोग थोड़ा देखते हैं, उसके बाद इस पर क्या विवाद उठा उसको लेकर के हम लोग बात करते हैं। तो समझिए इस बात को कि प्रोन्नति में आरक्षण की बातें आई। प्रोन्नति में आरक्षण पहले समझें कि किस प्रकार से मिलता है। जैसे आप समझिए कि एक एग्जाम्पल समझिए कि 2005 में मान लीजिए कि बैंक में 100 पोस्ट आई या 100 लोगों की नियुक्ति की गई, सपोज करिए। अब इस 100 लोगों में सामान्य कैटेगरी के भी हैं, सामान्य कैटेगरी के साथ साथ ओबीसी, एसटी, एससी सब है। अब इसमें देखेंगे तो अगर अनुसूचित जाति और जनजातियों को लेकर के बात करें तो 22.5% अनुसूचित जाति और जनजातियों के सीट जो है रिजर्व कर दिए गए। अब 22.5% इनके सीट रिजर्व कर दिए गए हैं। इसका मतलब नॉर्मली अगर हम लोग देखें तो लगभग 22 सीटें इनकी रिजर्व, 78 सीटें जो हैं वो सामान्य के तौर पे लेकर करती हैं। अब आप समझिए कि 22.5% यानी 22 लोग, अब बैंक में नियुक्ति हुई है क्लर्क के पोस्ट पर,
2005 में क्लर्क की पोस्ट पर नियुक्ति हुई, सामान्य कैटेगरी के भी और साथ ही साथ अनुसूचित जाति और जनजातियों के भी। अब देखिए, जब इसका प्रमोशन होने की बात आएगी यानी कैशियर बनाने की बात आएगी, तो कैशियर सबसे पहले अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों को दिया जाएगा, यानी सबसे पहले उनको प्रोन्नति में स्थान मिलेगा, उसके बाद सामान्य वर्ग के दायरे को रखा जाएगा। ये बातें कही गई। अब देखिए, कैशियर जैसे मान लीजिए कि सबसे पहले इनकी नियुक्ति भी हुई, इनकी दोनों की नियुक्ति साथ साथ हुई। अनुसूचित जाति या जनजाति का कोई भी व्यक्ति कैशियर के पद पे पहुंच गया। अब मान लीजिए कैशियर वो बन गया 2010 में। अब सोचिए कि 2012 में मान लीजिए फिर पुनः अगर इसकी प्रोन्नति होनी होगी तो सबसे पहले इन्हीं व्यक्तियों की प्रोन्नति होगी, यानी उसको कहते हैं प्रोन्नति में प्रोन्नति। यानी एक बार प्रोन्नति हो गया तो अब कैशियर के आधार पर, यानी अगर ये मैनेजर बनेगा तो सबसे पहले मैनेजर की पोस्ट एससी और एसटी यानी अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों को ही मिलेगा। ये प्रोन्नति का नियम था। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, इंदिरा साहनीवाद में प्रोन्नति के मामले में कहा कि ये संविधान के खिलाफ है, यह कुशलता को प्रभावित करेगा, इसीलिए प्रोन्नति में किसी प्रकार से आरक्षण की सुविधा नहीं दी जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने इसको खारिज कर दिया। यानी ये जो बातें कही गई थी प्रोन्नति को लेकर के, सुप्रीम कोर्ट ने इसको खारिज कर दिया। जब सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को खारिज किया तो उस समय नरसिम्हा राव की सरकार चल रही थी। अब नरसिम्हा राव की सरकार थी क्योंकि सरकार को बचाना भी था। मैंने आपको पहले भी बताया कि उस समय एक लहर चल रही थी मैं समाजवादी, यानी प्रत्येक पार्टियां अपने आप को ये दिखाने का प्रयास कर रही थी कि मैं ही समाजवादी यानी समाज के लिए मैं ही कार्य करता हूँ। क्योंकि आपको पता है कि इंदिरा गांधी की सरकार गिरती है, इंदिरा गांधी की सरकार के बाद जनता दल की सरकार आती है, फिर इंदिरा गांधी की सरकार आती है, फिर उसके बाद राजीव गांधी की हत्या हो जाती है, उसके पश्चात फिर इधर नरसिम्हा राव की सरकार। तो इस तरीके से बार बार सरकारें चली जा रही, गिर रही, आ रही, जा रही। अस्थिरता इसमें बनी हुई है और साथ ही साथ ये भी होड़ लगी हुई कि पार्टी को बचाए किस प्रकार से जाए। इसीलिए समाज में ढेर सारे आरक्षण की सुविधा प्रत्येक पार्टियों के द्वारा दी जाती रही। नरसिम्हा राव ने क्या किया, सुप्रीम कोर्ट के इस डिसीजन को खारिज कर दिया। अब खारिज करने को आप सोचिए कि सुप्रीम कोर्ट डिसीजन दे तो क्या संसद के पास यह शक्ति है कि उसके डिसीजन को बदल दे? बिल्कुल। क्यों? क्योंकि संसद को विधि बनाने की शक्ति दी गई है। तो नरसिम्हा राव ने क्या किया, 77वां संविधान संशोधन किया। 77वां संविधान संशोधन 1995 में, और 1995 में 16(4)(b) जोड़ दिया। 16(4)(b) जोड़ करके इस बात को निर्धारित कर दिया कि प्रोन्नति मिलेगी, किसको मिलेगी? प्रोन्नति मिलेगी अनुसूचित जाति और जनजाति को। अनुसूचित जाति और जनजाति को प्रोन्नति मिलेगी और इनमें वरिष्ठता का आधार बनाया जाएगा। यानी किसी भी पोस्ट में जब भी प्रोन्नति की स्थिति आएगी वह वरिष्ठता के आधार पर सेट कर दिया जाएगा, अर्थात सबसे पहले आरक्षण दिया जाएगा अनुसूचित जाति और जनजाति को। अब देखिए, अब यहाँ पर आप देखेंगे तो एक तो सबसे पहले है रोजगार। रोजगार किसी विशेष वर्ग के लिए आरक्षित कर दिया जा रहा है। दूसरी बात आप समझेंगे कि रोजगार के साथ साथ नियुक्ति में भी इनको आरक्षण की सुविधा दी जा रही है। अब नियुक्ति मिलने के बाद भी प्रोन्नति में भी इनको आरक्षण मिल रहा है। तो इस तरीके से नरसिम्हा राव ने संविधान संशोधन करके नियम को परिवर्तन कर दिया। अब भाई नरसिम्हा राव के इस नियम को फिर से सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया, और सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने वाले एक व्यक्ति थे नागराजन, और उन्हीं के नाम पर एक वाद आया, नागराजन वाद। यह वाद कब आया? 2006 में। अब सुप्रीम कोर्ट ने नागराजन वाद के अंतर्गत यह पुनः इसमें हस्तक्षेप किया, और हस्तक्षेप किस प्रकार से करता है और कुछ मानक तय कर देता है। आइए इस मानक को हम लोग समझते हैं
कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय को पुनः स्थापित करने के लिए क्या प्रावधान किया। तो नागराजनवाद देखें, नागराजनवाद 2006 में प्रश्न अगर पूछा जाए किससे संबंधित है तो प्रोन्नति में आरक्षण दिए जाने के खिलाफ था। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या क्या डिसाइड किया। सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन लिया, कुछ शर्तें निर्धारित कर दिया। कहें ठीक है आप प्रोन्नति में आप दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसके लिए कुछ शर्त निर्धारित होना चाहिए। पहली शर्त क्या थी, वही जो आपको मैं इसके पहले समझाया कि पहला आप इस बात को ध्यान रखिए कि क्या वह व्यक्ति अभी भी पिछड़ा हुआ है। दूसरा, क्या अभी वो पिछड़ों में पिछड़ा है, पिछड़ों में पिछड़ा है। और तीसरी बातें ये कहा गया कि क्या कुशलता इससे प्रभावित नहीं होती, कुशलता प्रभावित नहीं हो रही। और चौथी बातें इसमें कहा गया कि क्या इनका प्रतिनिधित्व अभी अपर्याप्त है, प्रतिनिधित्व अपर्याप्त है। ये चार बातें जो पहले कह चुके थे, उन्हीं चार बातों को इसने फिर से रिपीट करके यह बात बता दिया कि कहा कि अब कोई भी प्रोन्नति संबंधित ऐसा केस आएगा तो उसकी जांच सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट करेगी और यह मानक सरकार के द्वारा यह तय किया जाए कि क्या इन बातों का ख्याल रखा गया है कि नहीं। अगर इन बातों का ख्याल नहीं रख करके किसी को प्रोन्नति में आरक्षण दिया जाएगा तो वह संविधान के खिलाफ माना जाएगा। तो ये तो मुद्दा सॉल्व हो गया। अब बात हो गई इधर, तो बात ये हुआ कि चलो समझ में आता है कि ये तो आरक्षण प्रोन्नति की बातें हो गई। दूसरी बातें ये आई कि क्या बैकलॉग सिस्टम लागू होगा कि नहीं। अब बैकलॉग क्या होता है पहले इसको समझते हैं। बैकलॉग का आधार क्या है पहले समझिए। जैसे 2020 सपोज करिए कि 2020 में 100 पोस्ट आई ST/SC के लिए। अब 100 पोस्टों में मान लीजिए कि 20 पोस्ट पर कोई भी योग्य व्यक्ति मिला ही नहीं, अर्थात 20 पोस्ट भरी नहीं जा सकी। अब क्या हुआ कि 2021 में फिर से आया वैकेंसी। अब 2021 में जो वैकेंसी थी उस वैकेंसी को इसमें ऐड कर दिया जाए, इसी को बोलते हैं बैकलॉग। यानी जैसे आप समझिए कि 2021 में मान लीजिए 120 पोस्ट आता है ST/SC के लिए, तो वह 120 पोस्ट में 20 पोस्टों को पुराना वाला को ऐड कर दिया जाएगा। उसी के आधार पर इसको किया गया। अब देखिए प्रश्न ये उठा कि भाई जब इस 20 पोस्ट मान लीजिए खाली तो 120 ही है, मानक तो 120 का ही है, अब 20 आप एक्स्ट्रा कर दे रहे हैं, तो अब 20 में भी सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि आप बैकलॉग सिस्टम लगाइए, कोई दिक्कत नहीं। परंतु आरक्षण को आप ध्यान रखिएगा, आरक्षण किसी भी हाल में 50% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अब आप सोचिए 120 पोस्ट है ऑलरेडी, अब 120 में ऑलरेडी मानक सबका तय है कि ये इतना पोस्टें इनके लिए निर्धारित है, इतनी पोस्टें इनके लिए। अब आरक्षण 50% से ज़्यादा यानी 49% का दायरा हो चुका है। अब अगर इस 20 पोस्ट को रख देंगे तो या तो ये सारी कैटेगरी में बांटे, परंतु ये सारी कैटेगरी में बांटा नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि ये तो किसके लिए स्पेशल थी, ST/SC के लिए। अब इस जब 20 पोस्ट को इसमें ऐड करेंगे तो 50% के दायरे को क्रॉस कर जाएगी। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि 50% के दायरे को क्रॉस किसी भी हाल में नहीं होना चाहिए। तो वही सरकार असमंजस में आ गई कि एक तो 20 पोस्ट को भरने नहीं देंगे और दूसरी चीज़ ये कह रहे हैं कि 50% दायरा पार नहीं होगा। तो भाई ये बैकलॉग सिस्टम लगेगा कहाँ पे। अब प्रश्न हमेशा ध्यान रखिए
कि जब भी सुप्रीम कोर्ट और सरकार के बीच मतभेद होती है, यानी राज्य के बीच, राज्य बोले सरकार बोले तो राज्य यहाँ समझिएगा, जब मतभेद होगी तो राज्य भरसक प्रयास करता है कि उसके निर्णय को परिवर्तन कर दिया जाए। अभी तक जैसे आपको मैंने बताया, नरसिम्हा राव ने तुरंत प्रोन्नति के मामले को तुरंत संविधान संशोधन के द्वारा उसको परिवर्तन कर दिया। अब यहाँ पर क्या हुआ कि जब बैकलॉग सिस्टम को तो मान्यता दे दी गई सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, लेकिन कहा गया क्या, क्योंकि इंदिरा साहनीवाद में कहा गया था कि 50% से ज़्यादा आरक्षण नहीं होना चाहिए। अब मान्यता तो ये दे दिए, परंतु प्रश्न फंसा कि ये 20 सीट ऐड करने के बाद 50% का दायरा क्रॉस हो जाएगा। अब सरकार किसकी? सरकार थी अटल बिहारी वाजपेयी की। अब अटल बिहारी वाजपेयी भी कह रहे हैं कि मैं समाजवादी। अब अटल बिहारी वाजपेयी ने क्या किया, इस नियम को तुरंत परिवर्तन कर दिया और वही जो 77वां संविधान संशोधन करके 16(4)B खंड जोड़ा गया था, उसी में पूरा संशोधन करके उस संविधान संशोधन का नाम था 81वां संविधान संशोधन करके यह बात जोड़ दी गई कि बैकलॉग सिस्टम में 50% का दायरा समाप्त कर दिया जाता है। अब सोचिए कि यहाँ भी आरक्षण के मुद्दे को बैकलॉग वाला सिस्टम राज्य सरकार के द्वारा समाप्त कर दिया गया। वहाँ पर प्रोन्नति के सिस्टम को सुप्रीम कोर्ट के जो निर्णय आया था उसको खारिज करने के लिए संविधान संशोधन किया गया। यहाँ पर 50% के दायरे को खारिज करने के लिए संविधान संशोधन कर दिया गया। अर्थात अब बैकलॉग सिस्टम लागू होगा तो उसमें 100% तक आरक्षण दिया जा सकता है। परंतु ध्यान रहे, यह बात सिर्फ और सिर्फ अनुसूचित जाति और जनजातियों के लिए लागू हो रही है और उस स्थिति के लिए लागू हो रही है जब बैकलॉग जैसा सिस्टम होता। तो यहाँ तक बात आ गई 16(4)B। इसका मतलब क्या हुआ कि 16(4)B के अंतर्गत दो बातें शामिल की गई। एक तो ये कि SC ST यानी या कह सकते हो कुछ अनुसूचित जाति और जनजातियों को प्रोन्नति में भी आरक्षण मिलेगा, और दूसरी बात ये कही गई कि उनको बैकलॉग सिस्टम के अंतर्गत भी 100% आरक्षण दिया जाएगा। दो बातें यहाँ शामिल हो गई। अब जब दो बातें यहाँ पर शामिल हो गई तो इसी को हम थोड़ा सा लिख लेते हैं और यह देखते हैं कि इनमें दोनों का आधार क्या हो सकता है। तो दो चीज़ें शामिल की गई अनुच्छेद 16(4)(2) के अंतर्गत, यानी 16(4)B के अंतर्गत। इसमें ध्यान रखिए दो संविधान संशोधन किए गए थे, पहला 77वां और दूसरा संविधान संशोधन किया गया 81वां। 77वां संविधान संशोधन के द्वारा प्रोन्नति को लेकर के आरक्षण दिया गया, प्रोन्नति में आरक्षण, और 81वां संविधान संशोधन के द्वारा बैकलॉग में 100% आरक्षण दिया गया। और यह दोनों जो है आरक्षण अनुसूचित जाति और जनजातियों के लिए, अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए। तो 16(4)B ये बातें कही गई। अब देखिए समय बीता तो आरक्षण का मुद्दा यही समाप्त नहीं होता। 2019 में बीजेपी गवर्नमेंट के द्वारा, मोदी सरकार के द्वारा अनुच्छेद 15(6) जोड़ा गया। अनुच्छेद 15(6) जोड़ करके इस बात को निर्धारित कर दिया गया कि आर्थिक आधार पर आरक्षण का लाभ दिया जाएगा। अब आर्थिक आधार पर, जिसे आप नॉर्मली EWS कहते हैं, अब EWS जो दिया जा रहा है वो 10% का आधार मानक सेट किया गया है कि आर्थिक आधार पर जिस वर्ग की आर्थिक स्थिति 8 लाख से एक मानक तय कर दिया गया, जिसकी इससे कम होगी उसको 10% का आरक्षण का लाभ दिया जाएगा। बात हो गई, क्लियर हो गई। अब प्रश्न ये आया कि कुछ दिन तक सुप्रीम कोर्ट में ये मामला चला
और यह संविधान संशोधन 103वां किया गया था। इसको ध्यान रखिए कि एग्जाम में पूछा भी जा सकता है। तो यह मुद्दा चला और सुप्रीम कोर्ट ने फाइनली इस बात को स्वीकार कर लिया कि आर्थिक आधार पर आरक्षण दिया जाएगा। अब प्रश्न ये आया कि इंदिरा साहनीवाद जो 50% के मानक के दायरा को सेट किया था, उस आधार में ये 10% एक्स्ट्रा हो गया। तो वर्तमान में आप ध्यान रखिएगा कि वर्तमान में इसमें भी संशोधन करके आरक्षण की सीमा 60% तक तय कर दी गई। अर्थात और इस बात को भी ख्याल रखा गया, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा निर्देश दिया गया कि किसी भी हाल में कुशलता इससे प्रभावित नहीं होनी चाहिए। सरकार को विशेष रूप से निर्देश दिया गया है और अगर इस तरीके से कुशलता कभी प्रभावित होती है तो उस स्थिति में सुप्रीम कोर्ट के दायरे में उसको रखा जाएगा। अब प्रश्न आपके मन में आता होगा कि क्या ये आरक्षण देना उचित है या अनुचित है। तो कुछ ऐसे विचारक हैं जो इसके पक्ष में बात करते हैं, कुछ ऐसे विचारक हैं जो इसके विपक्ष में बात करते हैं। विपक्ष वालों में कुछ मानक वो गिनाते हैं कि इससे कुशलता प्रभावित हो रही है, समाज में एक वर्ग को विशेष महत्ता दी जा रही है, समाज में इससे असमानता का दौर फैल रहा है। परंतु वहीं कुछ पक्ष वाले इस बात को कहते हैं कि सभी को अवसर की समानता इससे मिलनी चाहिए, क्योंकि सबकी परिस्थितियां समान नहीं हैं। अब परिस्थितियों को ध्यान रखते हुए उनको भी भागीदारी बनाना चाहिए, इसीलिए आरक्षण देना आवश्यक है। आरक्षण का मुद्दा वैसे भी बहुत क्रिटिकल है। कुल मिलाकर के जो तर्क और विपक्ष में जो बातें हुई उसको मैंने आपको शेयर किया। इन्हीं आधारों पर आरक्षण आगे भी बढ़ाए जाते रहे हैं और यह प्रत्येक पार्टियों के द्वारा समय समय पर संशोधन के माध्यम से आगे बढ़ाने का प्रयास किया गया है। तो ये अनुच्छेद 16 था। तो 16 को एक बार हम लोग एक स्थान पर लिख लेते हैं और क्या क्या बातें हुई इसको मैंने आपको समझा दिया। तो अनुच्छेद 16 को विस्तृत रूप में देख लेते हैं। तो 16 का सबसे पहले एक देखते हैं। इसमें क्या कहा गया कि अवसर की समानता, यानी सभी को अवसर की समानता दी जाएगी। यानी भारत के किसी भी पद पर उसको किसी भी हाल में अयोग्य घोषित नहीं किया जाएगा। और उस मानक को तय किया गया कैसे? अनुच्छेद 16(2) में धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, मूल वंश के आधार पर, लिंग के आधार पर, जन्म स्थान के आधार पर और निवास के आधार पर। और मैंने आपको बताया कि 16(3) के अंतर्गत निवास के आधार पर भेदभाव किया जा सकता है। उसके बाद 16(4) के अंतर्गत मैंने आपको बताया कि 16(4) के अंतर्गत सबसे पहले इस निवास के आधार पर ये जो भेदभाव किया जा रहा था 16(3) में, इसमें स्पेशल सुविधा दी गई और स्पेशल सुविधा दे करके अनुच्छेद 16(4) जोड़ा गया कि इसमें आरक्षण दिया जाएगा। और आरक्षण किसको? अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों को। और इसी को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में कई बार बातें कर चली, कई 2 संविधान संशोधन भी हुए और इन्हीं में से 2 क्लॉज जोड़ दिए गए। एक आपका 16(4)(b) और 16(4)(b) में 2 संशोधन किए गए। पहला संविधान संशोधन किया गया था 77वां और दूसरा 81वां संविधान संशोधन। तो ये रहा एक 16 अनुच्छेद 16 का एक विस्तृत रूप। तो हम लोगों ने आज की क्लास में देखा अनुच्छेद 16 और इसके पहले हम लोगों ने अनुच्छेद 14 और 15 को पढ़ चुके हैं। हम लोग कल की क्लास में अनुच्छेद 17, 18 और 19 को देखने का प्रयास करेंगे और संविधान निर्माताओं के विचार को समझने का प्रयास करेंगे कि अनुच्छेद 19 जोड़ करके संविधान निर्माताओं ने संविधान को एक खूबसूरत रूप देने का प्रयास किया है।
अगर आपको क्लास अच्छी लगे इसे शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।